morning friends, welcome back to my YouTube channel. Today we start the journey of civil disobedience movement. लास्ट लेक्चर में कहाँ पे हमने छोड़ा था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चोरी चौरा की घटना के बाद फरवरी 1922 में चोरी चौरा के इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी जी ने वायलेंस की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। ओके, तो देखिए 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया तो सडनली क्या नहीं होगा, सडनली तो चेंज आएगा नहीं। अब थोड़ा सा महात्मा गांधी जी ने गैप दिया कि जो जनता नाराज हो चुकी है हमसे, थोड़ा सा उसे टाइम दिया जाए, शांत किया जाए लोगों को और फिर एक नई मूवमेंट की तैयारी की जाए। ठीक है, तो इस चीज को आप देखेंगे आगे चलिए कि 12 मार्च 1930 से 1934 तक एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उस मूवमेंट का नाम क्या है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर। लेकिन इससे पहले कि 1922 से और 30 के बीच में क्या हुआ, किस तरह से चेंजेस आए, ठीक है, उनको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए 9 जनवरी 1923, इस डेट को आप ध्यान दीजिएगा, 9 जनवरी 1923 को कांग्रेस के ही दो बड़े लीडर, एक मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर, और CR दास, चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम क्या है? स्वराज पार्टी। इस पार्टी के बनाने का मोटिव ये था कि ये चाह रहे थे कि हम ब्रिटिश को डायरेक्टली तो हरा नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस को क्या करना चाहिए या हमारे लीडर्स को क्या करना चाहिए, उन्हें काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ब्रिटिश से बाय द पिटिशन, ठीक है, अपने राइट्स धीरे धीरे हमें मांगने चाहिए। ये इस चीज पर बिलीव करते थे कि अगर हम पॉलिटिकली सरकार के अंदर एक्टिव हो जाएंगे तो धीरे धीरे इंडिया को वो सारे राइट मिल जाएंगे जो हम लाना चाहते हैं। तो स्वराज पार्टी बनाई किसने है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। और ये कब बनाई है? 9 जनवरी 1923। फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने आंदोलन वापिस लिया और उस चीज से नाराज होकर भी ये पार्टी बनी है कि वो ये थोड़ा सा उनसे अलग जाना चाह रहे थे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने एक टर्म दी, दैट इज फुल इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला कि इंडिया को क्या चाहिए? फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, किसी भी तरह का उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो फुल इंडिपेंडेंस वर्ड किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। स्वराज पार्टी किसने बनाई है? मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास। डन। इसी बीच में क्या हुआ, देखिए कि आप देखिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ है, 1934 तक वो मूवमेंट चला है। बीच में एक ब्रेकडाउन आएगा, वो क्यों आएगा वो मैं आगे इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। देखिए क्या हुआ, 1930 में एग्रीकल्चर डिप्रेशन आ गया। देखिए यहाँ पे एक वर्ड फोकस कीजिए, डिप्रेशन। एग्रीकल्चर का तो मुझे पता है, ठीक है, किसे कहते हैं? डिप्रेशन। डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि मार्केट की ऐसी सिचुएशन जब प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा कर दिया आपने, प्रोडक्शन क्या कर दिया है? बहुत ज्यादा, लेकिन प्रोडक्ट का प्राइस क्या आ गया है? बिल्कुल डाउन आ गया। फॉर एग्जांपल कि मेरी कोई फैक्ट्री है और मैं किसी कार का प्रोडक्शन कर देता हूँ और उस कार का मान लो प्रोडक्शन कॉस्ट है मेरा 1 लाख रुपए, बट एकदम उस कार की डिमांड क्या जाती है? डाउन, और मार्केट में मान लो हो जाती है 30-40,000 की, लेकिन मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? 1 लाख। मार्केट में मैक्सिमम मुझे मिल कितने रहे उसके? 40,000। मतलब उसे बेचकर भी मैं मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट पूरा नहीं कर पा रहा, जिससे क्या हुआ, पूरी की पूरी जो मेरी इंडस्ट्री है वो कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। सेम एग्रीकल्चर के अंदर हुआ कि एग्रीकल्चर डिप्रेशन आ गया। मींस एग्रीकल्चर के अंदर जो बेसिक प्राइस है क्रॉप्स के, वो बेसिक प्राइस से भी क्या आ गए? मार्केट में डाउन आ गए, जिसकी वजह से देश में भुखमरी जैसे हालात हो गए। और इन सब के बावजूद भी ब्रिटिश क्या नहीं कर रहे थे? लैंड रेवेन्यूज कम
नहीं कर रहे थे, टैक्सेस कम नहीं कर रहे थे, जमींदार पीसेंट से उतना ही टैक्स ले रहे थे। तो इन सब की वजह से अगेन क्या हुआ, दोबारा पब्लिक का बेस तैयार हुआ कि पब्लिक अब धीरे धीरे ब्रिटिश की क्या जा रही है, अगेंस्ट जा रही है। तो देखिए वापस से एक नए मूवमेंट की तरफ, एक नए आंदोलन की तरफ क्या हो रहा है, पब्लिक का बेस तैयार हो रहा है। और गांधी जी सब चीजों को क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और वो वेट कर रहे हैं कि कब सबसे बेस्ट टाइम होगा और मैं क्या करूंगा, अटैक करूंगा, मैं मूवमेंट क्या करूंगा, एक नया मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, अब आप इसी चीज को आगे जान लीजिए कि 1930 में क्या आ चुका है, डिप्रेशन आ चुका है। इसी चीज के साथ साथ क्या हुआ कि 1928 में, कब 1928, ये डेट जान लीजिएगा, 1928 में, ठीक है, एक कमीशन, उसका नाम है साइमन कमीशन। उसका नाम साइमन कमीशन क्यों है, क्योंकि उसके चेयरमैन कौन थे, सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन का मोटिव क्या है, देखिए 1928 में आया है और 1922 में क्या हुआ है, 1922 के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया है। तो ब्रिटिश भी अब इस चीज से अवेयर है कि पब्लिक कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट हो रही है, ठीक है, अवेयर हो रही है। तो हमें क्या करना है, इस हर तरह के नेशनल मूवमेंट को, नेशनलिज्म की स्पिरिट को रिप्रेस करना है, उसे दबाना है, खत्म करना है। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, एक कमीशन बनाया, उसका नाम है साइमन कमीशन। उस साइमन कमीशन को क्या वर्क दिया कि आपको क्या करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, कि इंडिया के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए जाए जिससे ब्रिटिश का पावर इंडिया में बढ़े और इन फ्यूचर किसी भी तरह का नेशनल मूवमेंट ब्रिटिश को फेस ना करना पड़े। तो साइमन कमीशन का मेन मोटिव था जो बढ़ता हुआ नेशनल मूवमेंट है उसको रिप्रेस करना, उसको रोकना, और इन सब चीजों के लिए क्या करने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। यहाँ पे ब्रिटिश एक काम और करना चाह रहे हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करके इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए लाना चाह रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस इंडिया की सबसे बिगेस्ट पार्टी थी और उसको मेनली गांधी जी से जुड़े हुए थे, और गांधी से क्या जुड़ी हुई थी, पूरी पब्लिक जुड़ी हुई थी। तो ब्रिटिश को ये पता था अगर कांग्रेस उनकी तरफ हो, कांग्रेस उनके सिस्टम से सेटिस्फाई रहेगी, तो इजीली वो नेशनल मूवमेंट्स को क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, रिप्रेस कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। तो साइमन कमीशन का बेटा जो वर्क है वो आप याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर क्या चेंजेस करने हैं वो सजेस्ट करना, ठीक है। हेड कौन है, जॉन साइमन। बट इस साइमन कमीशन का इंडिया में हर जगह क्या हुआ, विरोध हुआ, ठीक है। इसके लोग क्या रहे, अगेंस्ट। उसका सबसे बड़ा रीजन देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑल मेंबर्स आर ब्रिटिश। देखिए मेरे देश के अंदर क्या कानून लागू होना है वो एक ऐसा कमीशन डिसाइड करेगा जिसमें कि मेरे देश का कोई भी नेता, ठीक है, मेंबर नहीं है। तो इस वजह से कांग्रेस ने, ठीक है, मुस्लिम लीग ने, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थी, चाहे वो रीजनल पार्टी हो, चाहे कोई बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, चाहे वो अपर क्लास हो, लोअर हो, मिडिल हो, हर एक क्लास ने साइमन कमीशन का क्या किया है, विरोध किया है। क्यों, क्योंकि उसमें एक भी इंडियन नहीं है, सभी के सभी क्या है, ब्रिटिश है। और मास लेवल पे साइमन कमीशन का विरोध हुआ, जगह जगह पे गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। और यहाँ पे आपको एक इंसिडेंट ये भी याद रखना है कि यहीं पर क्या हुआ था, लाला लाजपत राय जी विरोध कर रहे थे और अंग्रेजी अधिकारी, इसका नाम क्या था, सैंडर्स, उन्होंने लाठियों से पीट पीट कर क्या कर दी थी, उनकी हत्या कर दी थी, जिसका रिवेंज लेने के लिए बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ये इंसिडेंट आपने बहुत बार सुना भी होगा और आपने किताबों में पढ़ा भी होगा, ठीक है। उसका लॉजिक ये है। इसी इंसिडेंट के बाद एक चीज और देखिए कि ये कमीशन हर एक विरोध के बाद भी इंडिया में आ गया, और उसने अक्टूबर 1929 में, डेट को ध्यान दीजिए,
अक्टूबर 1929 में अपनी रिपोर्ट दी और दो चीजें रिजल्ट के रूप में आई। फर्स्ट, उन्होंने बोला कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देना है। डोमिनियन क्या देना है? स्टेटस देना है। अब डोमिनियन स्टेटस का मीनिंग मतलब क्या है? देखिए, एक वर्ड आपने सुना है, डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब कि कोई किसी के ऊपर किस तरह से अधिकार कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर रहा है। तो उसी तरह साइमन कमीशन ने बोला कि इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस का, ठीक है, टैग दे सकते हैं। मींस कि मिलिट्री, इकोनॉमिक, एवरीथिंग किसके अंडर होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब किसके अंडर होगा? ब्रिटिश के अंडर होगा। और अदर रीजनल जो भी टॉपिक्स हैं वो किसके अंडर होंगे? ठीक है, वो उस सरकार के अंडर होंगे, वो उन लोगों के अंडर होंगे जिन्हें ब्रिटिश चुनेंगे। उसमें कांग्रेस से लीडर भी लिए जाएंगे, मुस्लिम लीग से भी लिए जाएंगे। बट आप ये देखिए, यहाँ पे क्या है? डोमिनियन स्टेटस मतलब कंप्लीटली हर पावर आपके हाथ में नहीं है। लेकिन पीछे ही मैंने बताया था कि फुल इंडिपेंडेंस की बात की है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। तो जब हम फुल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, स्वराज की बात कर रहे हैं, तो डोमिनियन स्टेटस पे हम मान नहीं सकते। तो ना तो कांग्रेस ने, ना मुस्लिम लीग ने, किसी ने भी चीज का सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, दूसरी चीज जो उन्होंने बोला था, ये आरटीसी क्या बेटा? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब ये क्या चीज है? 3 बार मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन के अंदर। ठीक है, 3 बार कॉन्फ्रेंस हुई लंदन के अंदर, इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला गया। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव क्या था कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और अदर इंडियन मिनिस्टर्स को, लीडर्स को इस चीज पर राजी करना, उन्हें सहमति करना कि आप डोमिनियन स्टेटस का दर्जा ले लीजिए और आप ब्रिटिश के अंडर रहकर ही डेवलपमेंट कीजिए। ठीक है, ये चीज। अब इन सब चीजों का, चाहे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो, चाहे डोमिनियन स्टेटस की बात हो, इंडियन लीडर्स ने इसका विरोध किया। बट उस टाइम पे जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। और उन्होंने एक फेक न्यूज, एक फेक मैसेज पूरा सर्कुलेट कर दिया कि कांग्रेस, इवन महात्मा गांधी डोमिनियन स्टेटस की बात पे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने की बात पर क्या हो चुके हैं? मान चुके हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इन दोनों ही चीजों का इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने और अदर पार्टीज ने क्या किया था? विरोध किया। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट मैंने आपको ये बताया कि साइमन कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। दूसरी चीज की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अदर पार्टीज पार्टिसिपेट करेंगी, जो कि लंदन में होने वाली है। ठीक है, और उन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के ऊपर क्या होगा? डिस्कशन होगा। बट जैसा कि हमने बताया कि डोमिनियन स्टेटस की बात को हर एक पार्टी ने क्या किया? बायकॉट किया। और इसी के रिजल्ट के रूप में, आप ध्यान दीजिए, इसी के रिजल्ट के रूप में अक्टूबर 1929 में क्या किया था? अक्टूबर 1929 में साइमन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी है और दिसंबर 1929 में कांग्रेस का सेशन, कांग्रेस की मीटिंग कहाँ पे थी? लाहौर। कहाँ पे थी? लाहौर। लाहौर कौन सी रिवर के एज पे है? दैट इज रावी नदी। कौन सी नदी है बेटा? रावी नदी। कई बार ये पूछ लेते हैं वन मार्क में कि लाहौर जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है? क्या आंसर आएगा? रावी नदी, रावी रिवर। तो लाहौर के अंदर दिसंबर 1929 में कांग्रेस की मीटिंग थी और वहां पर जवाहरलाल नेहरू क्या थे? उस मीटिंग के चेयरमैन थे। और उन्होंने बात किसकी की कि हमें डोमिनियन नहीं चाहिए, वी आर वांटेड ओनली पूर्ण स्वराज। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस की बात की थी ना सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने। उसी चीज को उन्होंने यहाँ पे दिखाया कि कांग्रेस का विजन सिर्फ क्या है? पूर्ण स्वराज। क्लियर? इसी चीज में अगर आप देखेंगे कि इसी चीज को फॉलो करते हुए 26 जनवरी 1930 को इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया। ठीक है, कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया अपने 1929 में दिसंबर में कि हम पूर्ण स्वराज से कम किसी चीज पर बात नहीं करेंगे। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। और यही रीजन है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज रिलेट कर देता हूँ, यही रीजन है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बनकर तैयार कब हो गया था?
26 नवंबर 1949। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था, लेकिन उसे इंप्लीमेंट कब किया है? 26 जनवरी 1950। तो वो 26 जनवरी डेट इसलिए रखी गई है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने इंडिपेंडेंस डे क्या किया था? सेलिब्रेट किया था। और इस डे का इम्पोर्टेंस बताने के लिए ही हमने रिपब्लिक डे, ठीक है, 26 जनवरी जिस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ है? लागू हुआ है। क्लियर दैट पॉइंट। अब इसी चीज को आप देखिए कि ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, ये समझेगा। एक इफेक्ट और आया, क्या चीज? देखिए, जो SC ST क्लासेस है, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल्स, वो अपने आप को शुरू से क्या मानते हैं कि वी आर आउटलाइन ऑफ द कंट्री, ठीक है, हम कभी भी कंट्री के फोकस में नहीं है। दूसरी बात क्या थी? देखिए, कांग्रेस बिगेस्ट पार्टी के रूप में उभर रही है, कांग्रेस इफेक्ट कर रही है ब्रिटिश को, ब्रिटिश कांग्रेस की कहीं ना कहीं चीजों को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक चीज थी, अगर आप ध्यान देंगे, आप कोई भी बड़े नेता को देख लीजिए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, CR दास, और भी बहुत सारे, मैक्सिमम कांग्रेस के अंदर अपर क्लास, तो अपर क्लास ब्राह्मण क्या थे? नेता के रूप में थे, ठीक है। और हमने हिस्ट्री लोअर क्लास में पढ़ी है कि ब्राह्मण अपर क्लास में और लोअर क्लास को कभी भी माइग्रेट करने नहीं देंगे ऊपर तरफ, ठीक है। तो उसी बीच में एक नेता है BR अम्बेडकर। ये नाम आपने सुना है, BR अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा फॉर्म करने का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा ड्राफ्ट करने का श्रेय किसको दिया जाता है? BR अम्बेडकर को। और ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? हेड थे। तो BR अम्बेडकर भी SC से बिलोंग करते थे, और उन्होंने, उनके दिमाग में एक डर था कि अगर कांग्रेस ही हर जगह लीड करती रहेगी तो आगे चलकर जो भारत बनने वाला है उसमें SC ST को कोई फैसिलिटी मिलने वाली नहीं है, उनके राइट्स, उनके फ्रीडम कभी भी उन्हें मिलने वाले नहीं है। इसीलिए BR अम्बेडकर ने 1930 में एक ग्रुप बनाया, एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इस पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस बार 10th में बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा भी गया था कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने फॉर्म की है? BR अम्बेडकर ने। और फॉर्म करने का मोटिव क्या है कि ग्रुप होगा और जब एक टीम अपने रिप्रेजेंट करेगी तो भी क्या होंगे? चेंजेस आएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्या क्या इफेक्ट है साइमन कमीशन के सब क्लियर हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आप ध्यान दीजिए कि गांधी जी देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर डिप्रेशन की वजह से अगेन पीजेंट्स ब्रिटिश के क्या हो रहा है? अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है, क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज कि कांग्रेस या अदर पार्टीज क्या डिमांड कर रही है? पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रही है। बट साइमन कमीशन ने किसकी बात की थी? डोमिनियन स्टेट्स की। तो इस वजह से अगेन वो पॉलिटिकल पार्टीज सारी एकजुट हो रही हैं किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो ये जो मौका है ये गांधी जी को काफी अच्छा लगा कि इस टाइम अगेन पूरा देश क्या हो रहा है? एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो रहा है। इसी बीच क्या हुआ कि ब्रिटिश ने सोल्ट पे, नमक पे भी क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। देखिए, नमक पे टैक्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि नमक पे कोई टैक्स बढ़ा दिया। यहाँ पे सोल्ट टैक्स का मतलब है कि जो सोल्ट का प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? ब्रिटिश ही करेगा। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट या इंडियन कोई भी इंडस्ट्री सोल्ट का प्रोडक्शन नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो उसके ऊपर फाइन लगेगा, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो सोल्ट होता है, नमक है, वो अपर क्लास, लोअर क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास, हर एक क्लास के लिए क्या है? जरूरी, इसेंशियल चीज है, कॉमन चीज है। तो जब कॉमन चीज पर अटैक किया गया तो गांधी जी को यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया कि हाँ, इस चीज को इंक्रीज करके, इस पॉइंट को लेके मैं अब लोगों को क्या कर सकता हूँ? वापस एक नए मूवमेंट के लिए एकत्रित कर सकता हूँ, उन्हें इकट्ठा कर सकता हूँ, उन्हें कलेक्ट कर सकता हूँ। वापस से मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसा क्या कर सकता हूँ? एक माहौल क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ? 31 जनवरी 1930 को, ध्यान दीजिए, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने
उस टाइम पे जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, क्या नाम है, इरविन, लॉर्ड इरविन को एक लेटर भेजा और उस लेटर में कितनी डिमांड्स थी बेटा, 11 डिमांड्स थी। कितनी डिमांड्स थी, 11 डिमांड्स। उन 11 डिमांड्स में डिमांड्स देखिए, एग्रीकल्चर डिप्रेशन की वजह से सबसे पहली डिमांड ये थी कि जो आप पीजेंट से टैक्स लेते हैं उन टैक्सेस को आपको कम करना चाहिए क्योंकि मार्केट पूरी की तरह क्या है, डाउन है। दूसरा, जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगाते हैं आपको वो टैक्सेस भी कम करने चाहिए। आपको इस तरह का सिस्टम करना चाहिए कि इंडियन इंडस्ट्री धीरे धीरे क्या करे, ग्रो करे और इंडियन बिजनेसमैन मार्केट में अभी डूबने से बच जाए। उन सब के बीच उनकी एक सबसे बड़ी मांग क्या थी कि जो आपने सोल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया है इसको भी आप क्या करें, रिमूव कर दें। क्लियर, तो ये चीजें थी और उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया कि अगर गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन 11 डिमांड्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन 11 डिमांड्स को अगर नहीं माना, ठीक है, अगर नहीं माना तो हम क्या कर देंगे, वापस एक नया मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे जिस मूवमेंट का नाम क्या है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और डेडलाइन दे दी गई 11 मार्च। देखिए 31 जनवरी 1930 को लेटर भेजा है और 11 मार्च डेडलाइन है कि 11 मार्च तक अगर इरविन ने इन डिमांड्स को नहीं माना तो गांधी जी ने वार्न किया कि अगर आपको एक मूवमेंट फेस करना पड़ेगा एंड दैट्स टाइम दिस मूवमेंट नेम इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अभी मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को पूरा एक्सप्लेन भी बताऊंगा तो आपको ना बहुत जगह ये दिखेगा कि जो जो चीजें हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में की थी वही हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में ऑलमोस्ट तरीका क्या है वही है। फिर आप सोचेंगे सर कि ये अलग नाम क्यों लिया, ठीक है ना, इसको ये बोल देते कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पार्ट 2, ठीक है, बट ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि गांधी जी के दिमाग में डर था कि अगर हम वही नाम दोबारा यूज करते हैं तो जैसे ही नॉन, अगर ये बोल देते कि ये नॉन कोऑपरेशन का ही अगला हिस्सा है तो लोगों के माइंड में वो पिछली पूरी स्टोरी बैकअप हो जाती कि पहले मूवमेंट स्टार्ट होगा, हम पार्टिसिपेट करेंगे और बिल्कुल एंड में आकर गांधी जी मूवमेंट लेंगे, वापस ले लेंगे। तो उन सब मेमोरीज को रिकॉल गांधी जी नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए इस मूवमेंट को एक अलग नाम दिया गया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आज मैंने बेटा आपको जितना भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का बेसिक है कि कैसे एक नए मूवमेंट की तरफ हम चले हैं, ठीक है, किस कैसे कंडीशंस बनी और गांधी जी वापस एनकरेज हुए, वापस लोग उनसे जुड़े, ठीक है, वापस ब्रिटिश के खिलाफ एक नया माहौल बना, वो सब चीजें की ब्रॉड बेस कैसे अगेन तैयार हुआ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तरफ कैसे अब देश जाएगा, वो सब बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसी के बेटा नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि पार्ट 4 में मैं आपको अब ये बताऊंगा कि जब 11 मार्च की डेडलाइन आ गई और सभी जो ये डिमांड्स हैं लॉर्ड इरविन ने किसी भी डिमांड को माना नहीं तो गांधी जी ने यहाँ से फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उस मूवमेंट से कौन कौन लोग जुड़े, उस मूवमेंट का क्या इफेक्ट आया, उस अगेन वैसे ही जैसे नॉन कोऑपरेशन में था कि टाउन्स में क्या रहा, विलेजेस में क्या रहा, दलित जुड़े या नहीं जुड़े, ठीक है, अपर क्लास मिडिल क्लास लोअर क्लास जुड़ी या नहीं जुड़ी, अगर जुड़े तो कहाँ तक वो चीज हुई, ठीक है, ये सब चीजें। और एक चीज और आएगी इसके नेक्स्ट लेक्चर में, एक एग्रीमेंट होगा गांधी और इरविन के बीच जिसे हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। प्लस जो आरटीसी था मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ओके बेटा, तो अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए, जानने के लिए मैक्सिमम आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियोस आप तक पहुंच पाए। और ये एक चेन है तो आप कोई चेन को ब्रेक मत कीजिएगा, डेली काम आपको क्या करना है, अपडेट करना है। और अदर इंक्वायरीज के लिए, नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, तो आप कॉन्टैक्ट करके कोई सी भी तरह की इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।